हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने वॉइड्स के बारे में पढ़ा था, टेट्राहेड्रल वॉइड्स के बारे में पढ़ा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के बारे में पढ़ा। हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि वॉइड्स और जो एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, चाहे मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं या फिर आयंस होते हैं, जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, तो उनके और वॉइड्स के रेडियस में क्या रिलेशन होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही थी जानने के लिए, क्योंकि जितने भी ऐसे सॉलिड्स होते हैं जो मेटलिक सॉलिड्स होते हैं, तो उनके स्ट्रक्चर के अंदर उनके जो लैटिसेस होंगे उन सब के अंदर केवल एटम ही जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं। तो सभी एटम्स जो होंगे एक ही एलिमेंट के होंगे, तो एक जैसे होंगे, तो उनको डिटेक्ट करने में या उनकी प्रॉपर्टीज की स्टडी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन अगर मान लो कि हमारे पास कोई आयनिक क्रिस्टल है, तो हम लोग जानते हैं कि आयनिक क्रिस्टल जो होता है, जैसे मान लेते हैं कॉमन आयनिक क्रिस्टल की बात करें तो सोडियम क्लोराइड है, तो ये दो आयनों से मिलकर के बना हुआ है। एक है सोडियम आयन और एक होता है क्लोराइड आयन। तो एक कैटायन है और एक क्या है, एनायन है। इन दोनों के साइज में डिफरेंस होता है। कैटायन जो होगा उसका साइज क्या है और एनायन जो है इसका साइज क्या है। तो इस साइज के आधार पर किसी भी लैटिस के अंदर, किसी भी क्यूबिक लैटिस के अंदर इनका जो प्लेस होगा वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो इसलिए ये जानना जरूरी है कि इनका जो रेडियस है, इनका जो रेडियस होगा, इन दोनों का रेडियस जो है वो उस क्यूबिक लैटिस में उपस्थित वॉइड्स के रेडियस से किस तरह से रिलेटेड है। तो उसी के आधार पे हम लोग जो है वो इनकी पोजीशन को डिक्लेयर कर पाते हैं। इसके साथ साथ हम लोग ये भी पता लगा पाते हैं कि कितने आयंस जो है वो वॉइड्स में हैं और कितने आयंस ऐसे हैं जो क्रिस्टल के अंदर होंगे, जो यूनिट सेल के फॉर्मेशन में लगे होंगे। तो ये चीजें हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके थे। हम लोगों ने एक और चीज पढ़ी थी, रेडियस रेशियो, जिसके आधार पे हम लोग ये डिसाइड कर सकते हैं कि कोई भी आयनिक क्रिस्टल जो होगा वो किस प्रकार के ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर में होगा, क्या उसकी ज्योमेट्री होगी, क्या उसके कोऑर्डिनेशन नंबर होंगे। ये सारी चीजें हम लोग डिसाइड कर सकते हैं अगर हमें रेडियस रेशियो पता हो। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि R कैटायन अपॉन R एनायन, यही रेडियस रेशियो कहलाता है और इस रेडियस रेशियो के आधार पर हम लोग इसकी ज्योमेट्री को जान सकते हैं। इतनी सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली थी लास्ट लेक्चर में। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्या कि नंबर ऑफ वॉइड्स के आधार पर, किसी भी कंपाउंड में नंबर ऑफ वॉइड्स के आधार पर हम उस कंपाउंड के फॉर्मूले को कैसे डिटरमिन करें। तो फॉर्मूला डिटरमिन करने के लिए नंबर ऑफ कंपाउंड्स जो है वो जानना होगा, नंबर ऑफ वॉइड्स जानना होगा और ये जानना होगा कि उस वॉइड्स में कौन से कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स हैं। तो ये जो चीज आती है वो केवल और केवल आयनिक क्रिस्टल के लिए आती है, केवल आयनिक क्रिस्टल के लिए। क्योंकि अगर कोई भी मेटलिक या मॉलिक्यूलर सॉलिड्स है तो ऐसी कंडीशन में होल क्रिस्टल में केवल वो मेटल्स के एटम होंगे या फिर वो मॉलिक्यूल्स होंगे। बस केवल और केवल आयनिक जो सॉलिड्स होते हैं, उन आयनिक सॉलिड्स में दो या दो से अधिक आयन्स हो सकते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे होंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, अपने साइज के आधार पर। तो इसलिए हम केवल आयनिक क्रिस्टल्स के बारे में इसका यूज कर सकते हैं, कभी भी मेटलिक सॉलिड्स के लिए इसका यूज नहीं कर सकते। तो हम इतनी सारी चीजों को जान चुके हैं कि कोई भी जो मेटल्स का स्ट्रक्चर होता है वो बड़ी आसानी से क्या किया जा सकता है, डिक्लेयर किया जा सकता है, डिस्क्राइब किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि जितने भी लैटिसेस होंगे, जो लैटिस पॉइंट्स होंगे किसी भी क्रिस्टल लैटिस में, वो सभी एक जैसे एटम्स के द्वारा अरेंज होंगे। जैसे अगर मान लें कि कॉपर का अगर हमें क्रिस्टल लैटिस देखना है, तो कॉपर का जो भी क्रिस्टल लैटिस आए उसके सभी पॉइंट्स पर कॉपर के ही एटम होंगे, कोई और दूसरा नहीं हो सकता है। तो इसके बारे में एक्सप्लेन करना बहुत आसान है। लेकिन अगर मान लें कि आयनिक कंपाउंड है, तो आयनिक कंपाउंड के लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि जो आयंस हैं उनके लैटिस साइट्स कहाँ हैं, उनके लैटिस पॉइंट्स कहाँ हैं, किन किन जगहों पर हैं, कितने ऐसे हैं जो वॉइड्स में हैं, कितने ऐसे हैं जो होल क्रिस्टल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो इतनी सारी चीजें हम लोग जानेंगे। तो आइए जान लेते हैं। सबसे पहले देखो, इन केस ऑफ आयनिक सॉलिड, इन केस ऑफ
आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड के मामले में अगर हम लोग बात करें तो इन केस ऑफ आयनिक सॉलिड जनरली, अब क्या चीज जनरली आती है, क्या बात आएगी जो सबसे महत्वपूर्ण है, क्या चीज आती है कि जनरली larger ions form the crystal। जनरली जो लार्जर आयंस होता है वो क्रिस्टल फॉर्म करता है, और द स्मॉलर आयंस आर प्रेजेंट इन द वॉइड्स। ये वॉइड्स में पाए जो छोटे आयंस होंगे, तो जनरली जो जितने भी आयनिक सॉलिड्स हैं उनमें अगर हम देखें तो सामान्यतया जो कैटायंस होते हैं, ये कैटायंस स्मॉलर देन एनायंस होते हैं, ध्यान रखने की बात है। लेकिन ये जनरली की बात है, हर जगह ऐसा नहीं होता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम्स तो होता है कि कैटायंस जो होंगे वो एनायन से छोटे होंगे। अगर हम लोग सोडियम क्लोराइड की ही बात कर ले तो सोडियम आयन इज स्मॉलर देन क्लोराइड आयन। सोडियम आयन जो होगा वो क्लोराइड आयन से छोटा होगा। तो ऐसी कंडीशन में वॉइड्स में कौन होगा? सोडियम आयन। सोडियम वॉइड्स में पाया जाएगा, जबकि क्लोराइड जो है वो क्रिस्टल का स्ट्रक्चर डिसाइड करता है। इस बात को ध्यान रखने की है कि सामान्यतः ऐसा होता है कि जो लार्जर आयंस होते हैं वो क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं, जबकि स्मॉलर आयंस जो होते हैं वो किसमें होंगे? वॉइड्स। दूसरी चीज ये जानना है, क्या चीज? कि आयनिक सॉलिड्स फॉर्म द क्यूबिक क्लोज पैकिंग। जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं ये क्यूबिक क्लोज पैकिंग या क्यूबिक क्लोज अरेंजमेंट बनाते हैं। कौन कौन सा हो सकता है? CCP हो सकता है या FCC हो सकता है, यानी क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, या फेस सेंटर्ड हो सकता है, या फिर जो दूसरा होगा वो हेक्सागोनल यानी HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हो सकती है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हो सकती है। तो दो तरह के ये स्ट्रक्चर शो करेंगे। पहला तो ये कि क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर बनाएंगे। क्यूबिक क्लोज पैक में जो है वो CCP या HCC हो सकता है, दूसरा जो है वो हेक्सागोनल हो सकता है। तो यानी दो तरह के ये स्ट्रक्चर शो करते हैं कौन? आयनिक कंपाउंड। लार्जर आयंस adopt the structure of crystal and smaller ions, जितने भी अन्य आयंस होंगे they are occupied in different voids, ये भिन्न-भिन्न voids में होंगे। तो हम सभी लोग जानते हैं, देखो larger ions occupies in crystal structure and smaller ions occupy the voids। स्मॉलर आयंस जो होते हैं वो voids में पाए जाते हैं। अब देखने की बात ये है, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं क्या चीज कि there are two types of voids। There are two types of voids। दो प्रकार के voids होते हैं। पहले हम लोगों ने पढ़ा, एक क्या होता है? टेट्राहाइड्रल voids, एक टेट्राहाइड्रल voids, और दूसरा क्या होता है? ऑक्टाहाइड्रल voids। दोनों में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? जरा याद करिए। टेट्राहाइड्रल voids 2n टाइप होता है, जबकि ऑक्टाहाइड्रल voids केवल n टाइप होता है। यहाँ ध्यान रखने की बात है कि टेट्राहाइड्रल टाइप जो होंगे वो 2n होंगे, जहां पे n क्या है? नंबर ऑफ स्पेयर्स। ये स्पेयर्स क्या होंगे? वो कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स होंगे जो कि उस स्ट्रक्चर में या उस जो है वो क्रिस्टल लैटिस के अंदर लगे हुए हैं।
यानी अगर एक एटम लगा हुआ है किसी भी क्रिस्टल में तो उसके दो टेट्राहाइड्रल वॉइड्स बनेंगे। अगर हम लोग यही सोडियम क्लोराइड की बात करें अगर, तो सोडियम क्लोराइड की अगर बात करते हैं तो एक क्लोराइड अपने प्लेस पर होगा क्रिस्टल स्ट्रक्चर में, और अगर टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री है तो दो सोडियम आयन जो होंगे वो वॉइड्स में होंगे। अब ध्यान देना है यहाँ पे, अगर टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री आ रही है तो ऐसी कंडीशन में दो सोडियम आयन कहां होंगे, वॉइड्स में होंगे, और एक क्लोराइड जो होगा वो क्रिस्टल लैटिस में होगा। तो जहां पे एक क्लोराइड होगा उसके साथ दो टेट्राहाइड्रल वॉइड्स होंगे और दोनों में सोडियम होंगे। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, Na2Cl, दिस टाइप फॉर्मूला, इस तरह का फॉर्मूला बनेगा। तो ये तो पॉसिबल होता नहीं है क्योंकि ये तो ऑक्टाहाइड्रल ज्योमेट्री होते हैं, और ऑक्टाहाइड्रल ज्योमेट्री में तो एक क्रिस्टल, ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स में तो एक जो है वो क्रिस्टल में एक जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा उसके साथ केवल एक वॉइड्स का फॉर्मेशन होता है, तो एक सोडियम के साथ केवल एक क्लोरीन लगा होगा, तो NaCl स्ट्रक्चर आता है। तो अगर इसी चीज को हम लोग इस तरह से मान लें कि ये जो है वो AB है, मान लो कि एक आयनिक सॉलिड है AB, तो A प्लस आयन है और B माइनस आयन है, तो एक B आयन के साथ दो A प्लस आयन लगे होंगे, और ये कहां होंगे, वॉइड्स में। ये कहां होगा, लैटिस पॉइंट पे, लैटिस पॉइंट पे। तो ये टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री शो करेंगे। अभी इनका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A2B टाइप, A2B टाइप इनका फॉर्मूला हो जाता है। तो A2B टाइप, यही चीज ध्यान रखने की बात है। लेकिन अगर मान लो कि ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स की बात आ रही है जहां N होता है, तो अगर N में एक B आयन लगा हुआ है जो कि क्रिस्टल पॉइंट पर है या लैटिस पॉइंट पे है, लैटिस पॉइंट पे है, तो A आयन जो होगा वो वॉइड्स में होगा, और एक ही ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स एक एटम के साथ बनता है, तो इनका स्ट्रक्चर AB टाइप हो जाएगा, ये AB टाइप। अब इसमें एक और बात आती है कि सपोज करो, बहुत ध्यान से सुनने की बात है, सारी चीजें लिखने की नहीं है। सपोज करो कि A जो है वो क्रिस्टल पॉइंट्स पे है, A कहां है, क्रिस्टल के लैटिस पॉइंट पर है, और B जो है, अगर B कहां है, वॉइड्स में है, और टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री हो रही है, तो A तो लैटिस पॉइंट पे होगा, एक होगा, इसके साथ दो वॉइड्स बनेंगे, और इस दोनों में क्या होंगे, B आयन होंगे। तो ये स्ट्रक्चर जो होगा वो AB2 टाइप। ये स्ट्रक्चर कैसा होगा, AB2 टाइप, जैसा कि कैल्शियम फ्लोराइड में होता है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग फ्लोराइड स्ट्रक्चर कहते हैं। अगर इस तरह से आ रहा है AB2 टाइप, तो ये फ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर होता है। जबकि अगर मान लो ये आ रहा है जिसको हम A2B टाइप कहते हैं, तो ये एंटी फ्लोराइड फॉर्मूला कहलाता है, या एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर कहते हैं। तो ये कंडीशन जब आएगी तो फ्लोराइड स्ट्रक्चर, ये कंडीशन जब आएगी तो एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर कहलाता है। तो इस तरह से आयनिक सॉलिड्स के आधार पर हम लोग नंबर ऑफ वॉइड्स के आधार पर हम लोग किसी भी आयनिक कंपाउंड के फॉर्मूले को डिटरमिन कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। सबसे पहली चीज क्या याद रखना है कि आयनिक सॉलिड्स जो होते हैं ये क्यूबिक क्लोज पैकिंग बनाते हैं। क्यूबिक क्लोज पैकिंग में फेस सेंटर्ड भी हो सकता है, और दूसरा जो होगा वो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होगी, तो दो तरह का ये बनाते हैं। उसके बाद ये देखना है कि जो आयंस हैं, जो आयनिक सॉलिड के अंदर आयंस लगे हुए हैं, उनमें जो बड़े वाले आयंस होंगे वो लैटिस पॉइंट पर जाएंगे क्रिस्टल में, जबकि जो छोटे आयंस होंगे वो वॉइड्स में पाए जाते हैं। अब देखने की बात यह है कि कौन से वॉइड्स हैं, टेट्राहाइड्रल वॉइड्स है या फिर ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स। तो अगर टेट्राहाइड्रल वॉइड्स है तो दो पॉसिबिलिटीज होंगी। टेट्राहाइड्रल वॉइड्स में जो है वो A2B टाइप बनाएगा, जो कि एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर कहलाता है। लेकिन अगर मान लो, जैसा कि जनरली हम लोग जानते हैं कि जो एनायंस होते हैं वो बड़े होते हैं कैटायन से, तो जो बड़े होंगे वो साइड्स पे जाएंगे, लैटिस साइड्स पर, जो छोटे होंगे वो वॉइड्स में आएंगे। लेकिन अगर मान लो कि कैटायन बड़ा हो गया और एनायन छोटा हो गया, तो फॉर्मूला किस तरह का बनेगा, जब कैटायन जाएगा कहां पे, क्रिस्टल साइड्स पे, और एनायंस जो होंगे वो चले जाएंगे वॉइड्स में, तो टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री होगा, AB2 टाइप बनेगा। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग फ्लोराइड स्ट्रक्चर कहते हैं। तो
इतनी सारी चीजें आप लोग क्लियर कर लिए होंगे, थोड़ा सा नोट्स कर ले इसमें, बस थोड़ा सा करना है, बहुत ज्यादा नहीं। बाकी इतनी सारी चीजों को माइंड में रखेंगे, फटाफट आप लोग बना पाएंगे कोई भी फॉर्मूला। और ये सिचुएशन केवल आयनिक सॉलिड्स में ही अप्लाई होती है, बाकी किसी के अंदर इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि अन्य सभी में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो सेम होंगे, चाहे जहां वो रहे उससे उनके स्ट्रक्चर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आइए बात करते हैं। हम लोग जानते हैं कि दो तरह के वॉइड्स होते हैं, एक टेट्राहाइड्रल वॉइड्स और एक ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स। तो ऐसी कंडीशन में देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, अभी हमने आपको बताया देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। दो पॉसिबिलिटीज हैं। कैसे? मान लेते हैं, पहले मान लें कि लेट एन आयनिक कंपाउंड, let an ionic compound be AB, जिसमें A कैटायन एंड B एनायन। A कैटायन है और B क्या है? एनायन है। तो अभी A कैटायन है और B एनायन है। अब इसमें हमने आपको पहले भी समझा दिया है, तो थोड़ा सा नोट करना है। क्या चीज नोट करना है? कि यहाँ पे जो दो पॉसिबिलिटीज होंगी वो क्या होंगी? तो देखो, हम लोग जानते हैं कि सिंस देयर इज ओनली वन octahedral voids per एटम। ध्यान रखने की बात है, केवल एक और एक ही octahedral voids होता है पर एटम पे, एक एटम पे, और इट occupied by A plus ion, जो किसके द्वारा occupied हो जाएगा? A plus ion। तो in this case the number of A plus ion and B minus ion will be कैसे होंगे? सेम, क्योंकि जितने एटम्स लगेंगे उतने ही वॉइड्स होंगे। तो अगर A प्लस कहाँ है? वॉइड्स में है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में है, तो A आयन की और B आयन की संख्या कैसी हो जाएगी? सेम हो जाएगी। जैसे such as in NaCl, Na ion occupy octahedral voids, where chloride ion occupy in lattice point। ये लैटिस पॉइंट पर पाया। अब दूसरी कंडीशंस क्या आती है कि देयर आर टू टेट्राहाइड्रल वॉइड्स पर एटम। दो टेट्राहाइड्रल वॉइड्स होते हैं पर एटम, यानी एक एटम पे दो वॉइड्स बनते हैं, यानी दो वॉइड्स अवेलेबल होंगे किसके लिए? फॉर एवरी A प्लस आयन, और B माइनस आयन यू कैन से। आप ये भी कह सकते हो कि B माइनस आयन के लिए भी होंगे अगर A प्लस आयन बड़ा हो गया तो। अगर A प्लस आयन बड़ा हो गया और B माइनस आयन छोटा हो गया तो ये वॉइड्स में चले जाएंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में दो टेट्राहाइड्रल वॉइड्स है, किसमें? पर एटम में दो टेट्राहाइड्रल वॉइड्स होते हैं, तो देन नंबर ऑफ A plus ion becomes double for every B minus ion। तो B माइनस आयन के लिए, प्रत्येक B माइनस आयन के लिए A प्लस आयन की संख्या क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। लेकिन अगर मान लो
आपसे सवाल में कहता है लेकिन फॉर्मूला ए बी ही रहेगा, फॉर्मूले में कोई चेंजिंग ना आए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ओनली हाफ ऑफ द टेट्राहाइड्रल वॉइड्स आर फिल्ड, केवल आधे टेट्राहाइड्रल वॉइड्स भरे गए हैं। आधे कैसे हैं? वैकेंट हैं। कैसे? इन द फॉर्म ऑफ होल्स, होल्स के रूप में ये कैसे होंगे? वैकेंट होंगे। इतनी चीजें समझ में आ रही है। लेकिन अगर मान लो कि जो फॉर्मूला आ रहा है वो A2B टाइप आ रहा है, तो इफ द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इज A2B, if the formula of compound is A2B, अगर कंपाउंड का फॉर्मूला कैसा है? A2B टाइप है, A2B टाइप है, तो जिसमें B आयन जो होंगे वो क्यूबिक क्लोज पैकिंग में होंगे, in which B negative ions adopt cubic closed packed structure, जिसमें B आयंस जो होते हैं वो क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर को अडॉप्ट कर लेते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जितने भी टेट्राहाइड्रल वॉइड्स होंगे वो सब किसके द्वारा भरे होंगे? A+ आयन के द्वारा। In this case all tetrahedral voids are filled by A+ ions। अब अगर मान लें कि जो हमारा फॉर्मूला मिला है वो किस तरह से मिला? A2B टाइप is known as anti-fluoride स्ट्रक्चर या एंटी-फ्लोराइड फॉर्मूला कहते हैं। अब अगर मान लेते हैं, अगर मान लें कि जो स्ट्रक्चर मिल रहा है उसका फॉर्मूला हमको मिल रहा है AB2 टाइप। अगर मान लें कि इफ द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड AB2, अगर AB2 है इसका मतलब क्या हुआ कि A+ आयंस जो हैं आर adopt cubic closed structure and B- ions occupy in voids। ये voids में उपस्थित है। अगर ये voids में उपस्थित है तो ये AB2 टाइप फॉर्मूला देंगे और AB2 टाइप फॉर्मूला is called fluoride फॉर्मूला या स्ट्रक्चर। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? फ्लोराइड फॉर्मूला कहते हैं या फ्लोराइड स्ट्रक्चर कहते हैं। तो जो कंपाउंड का फॉर्मूला AB2 टाइप मिला जिसमें A+ आयंस जो होंगे वो क्यूबिक क्लोज स्ट्रक्चर में होंगे, जबकि B- आयंस जो होंगे वो वॉइड्स में होंगे, और जो फॉर्मूला आएगा वो AB2 टाइप फॉर्मूला होगा। इसी को हम लोग फ्लोराइड फॉर्मूला कहते हैं। तो ये इतनी सारी चीजें थी जो जिसके आधार पर हम लोग किसी भी आयनिक सॉलिड्स के फॉर्मूले को अडॉप्ट कर सकते, फॉर्मूले को हम लोग बना सकते हैं, या फॉर्मूले के आधार पर उनके कॉन्स्टिट्यूटिंग आयनों की लोकेशन का पता लगा सकते हैं कि एक्चुअल में कहां होंगे। तो आपको तीन चीजें मिली। सबसे पहली चीज तो मिली कि A2B टाइप है। अगर A2B टाइप है तो याद रखना कि A जो है वो टेट्राहाइड्रल वॉइड्स में है, टेट्राहाइड्रल वॉइड्स में ये A है, जबकि B जो है वो कहां है? लैटिस पॉइंट पर है। यानी क्रिस्टल को कौन बना रहा है?
बी बना रहा है, वॉइड्स में कौन गया, ए आए। अगर ए बी टाइप है तो दो कंडीशन एनालिसिस हो सकती हैं। क्या, पहला तो ये कि ये ऑक्टाहाइड्रल में हो सकता है, ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स में हो सकता है ए आयन, पहली कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि ओनली ऑफ टेट्राहाइड्रल वॉइड्स फिल्ड, केवल आधा ही टेट्राहाइड्रल वॉइड्स फिलअप है, आधा कैसा है, खाली है। और तीसरी कंडीशन जो मिली वो AB2 टाइप मिली। इसमें क्या हुआ, AB2 टाइप में, AB2 टाइप में A जो है वो क्रिस्टल पॉइंट पर मिलेगा। A कहां मिलेगा, क्रिस्टल पॉइंट पर। AB2 टाइप में A जो मिला वो क्रिस्टल पॉइंट पे मिला, ये क्रिस्टल लैटिस पर। और B जो होगा ये कहां होगा, इन टेट्राहाइड्रल वॉइड्स। अभी इसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्लोराइड स्ट्रक्चर, जबकि इसको हम लोग क्या कहते हैं, एंटी फ्लोराइड। तो ये चीजें थी जिसके आधार पे आप किसी भी आयनिक सॉलिड्स के फॉर्मूले के आधार पर उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की साइज का पता लगा सकते हैं। अब हम लोगों को बात करना है जरा डेंसिटी के बारे में, किसी भी यूनिट सेल की डेंसिटी को हम कैसे डिटरमिन करें, एक यूनिट सेल की डेंसिटी को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको फटाफट नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, और यूनिट सेल की डेंसिटी के बाद हम लोगों को केवल दो ही आयनिक कंपाउंड्स हैं जिनके स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा डिटरमिनेशन करना है, बाकी ये पोर्शन खत्म होगा। अब इसके बाद हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की प्रॉपर्टी की बात करेंगे। तो मिटा लें, हम लोग बात करेंगे डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, किसी भी यूनिट सेल की डेंसिटी को कैसे डिटरमिन करें। तो मान लो कि आपके पास एक यूनिट सेल है इस तरह से, और हमें इस यूनिट सेल की डेंसिटी को डिटरमिन करना है। ये यूनिट सेल है, इसके डेंसिटी को निकालना है। तो इसका एज लेंथ कितना होता है, a। तो लेट द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल बी a। मान लो कि यूनिट सेल की जो एज लेंथ है वो a है, और अब हम अगर डेंसिटी को निकालें तो डेंसिटी दैट इज इक्वल टू होता कितना है, मास अपॉन वॉल्यूम। अब अगर देखें तो ये यूनिट सेल एक सिंपल क्यूब है, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ एन यूनिट सेल दैट इज इक्वल टू a क्यूब। वॉल्यूम कितना रह गया, a क्यूब। तो ऐसी कंडीशन में डेंसिटी कितनी हो गई, मास अपॉन a क्यूब। मास क्या है, ये मास है यूनिट सेल का, यूनिट सेल का मास। अब यूनिट सेल का मास हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो देखो मास ऑफ यूनिट सेल का मास कितना होगा, नंबर ऑफ एटम्स इनटू मास ऑफ वन एटम, नंबर ऑफ एटम्स इनटू मास ऑफ वन एटम। तो नंबर ऑफ एटम्स को अगर हम मान लें कितना, z मान लें, और मास ऑफ वन एटम को कितना मान लें, m मान लें, तो अभी हम इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो m को सबसे पहले कैलकुलेट करना होगा। m इक्वल टू, यानी m क्या है, मास ऑफ वन एटम दैट इज इक्वल टू मोलर मास
अपॉन अवोगाड्रो नंबर। तो मोलर मॉस को हम लिख सकते हैं यम, और एवोगाड्रो नंबर को कितना लिख सकते हैं, Na। अब हमें क्या मिल गया, अब हमें मॉस ऑफ यूनिट सेल मिल गया। क्या हो गया, नंबर ऑफ एटम Z इनटू मॉस ऑफ वन एटम m अपॉन कितना, Na। तो मॉस ऑफ यूनिट सेल मिल गया। अब आप निकाल सकते हो कि डेंसिटी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, क्या लिखेंगे, मॉस ऑफ यूनिट सेल दैट इज इक्वल टू Z इनटू m अपॉन कितना, अपॉन a क्यूब इनटू Na। तो दिस इज डिनोटेड बाय रो। इसी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रो से। रो इक्वल टू मिल गया Zm अपॉन a क्यूब इनटू Na। अब यहां पे सभी टर्म क्लियर कर देते हैं। Z इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल। यूनिट सेल के अंदर कितने एटम्स हैं, दैट विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर, कि किस तरह की पैकिंग है, उसी के आधार पे हम लोग नंबर डिसाइड कर पाएंगे। यम क्या है, मोलर मॉस ऑफ एटम। ए क्या है, ए है एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, और Na क्या है, एवोगाड्रो नंबर। तो इस तरह से किसी भी यूनिट सेल की हम लोग डेंसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब डेंसिटी को कैलकुलेट करते समय एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज को हमेशा याद रखिएगा कि जो यूनिट है इनका, वो यूनिट सिमिलर हो, एक ही सिस्टम के अंदर हो। ऐसा ना हो कि डिफरेंट सिस्टम्स में हम यूनिट को एक्सप्रेस करें, क्योंकि जो स्ट्रक्चर होगा वो बहुत छोटा होगा। तो हो सकता है कि जो आपको एज लेंथ मिले वो पिकोमीटर में मिल सकता है, एंगस्ट्रॉम में मिल सकता है। तो अगर इस यूनिट्स में मिल रहा है तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग यूनिट को चेंज कर लेंगे। और अगर आपसे आंसर जो है वो एमकेएस सिस्टम या एसआई सिस्टम में मिल पूछता है, तो फिर कैलकुलेशंस के बाद हम उसको एसआई यूनिट में बदल लेंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी जो आपको याद रखनी होगी। तो इस तरह से हम लोग किसी भी यूनिट सेल की डेंसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। फटाफट कर लीजिए इसको, जल्दी से कर लीजिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ और चीजें जो इसी से रिलेटेड है। चले आइए, कुछ और चीजें जाननी है किसी यूनिट सेल की डेंसिटी को लेकर के, उसको हम लोग जान लेते हैं, और इससे आपको न्यूमेरिकल्स जो है वो सॉल्व करने में थोड़ा सा आसानी रहेगी। तो क्या चीजें जाननी है, सबसे पहली चीज जानना है कि मान लो कि अगर जो यूनिट सेल है वो किसी भी आयनिक सॉलिड के लिए है, तो अगर आयनिक सॉलिड के लिए है, यानी इफ an ionic solid, अगर मान लो कि कोई भी आयनिक सॉलिड है या आयनिक सब्सटेंसेस है, तो इसके लिए यम की वैल्यू क्या होगी, m इक्वल टू फॉर्मूला मॉस होगा। ध्यान रखना इस बात को, m इक्वल टू कितना हो जाएगा, फॉर्मूला मॉस हो जाएगा। दूसरी चीज, अगर हम लोग z की वैल्यू को निकालें तो z इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट। z की वैल्यू जो होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट पर यूनिट सेल, इस चीज को याद रखेंगे। जैसे नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट किसके लिए, जैसे नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट दैट इज इक्वल टू 4, इसके लिए फॉर NaCl एंड जिंक सल्फाइड।
जिंक सल्फाइड और NaCl के लिए ये 4 होता है। दूसरी चीज, अगर BCC स्ट्रक्चर है, फॉर BCC स्ट्रक्चर, अगर जो क्रिस्टल लैटिस है वो BCC अरेंजमेंट में है, तो BCC के लिए Z की वैल्यू कितनी होती है? 2, क्योंकि BCC के अंदर केवल 2 ही एटम पाए जाते हैं, तो Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। लेकिन अगर मान लो कि फॉर BCC स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक सॉलिड, तो इसके लिए Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसके लिए Z की वैल्यू 1 हो जाएगी। इसके लिए कितनी हो जाएगी? Z की वैल्यू n हो जाएगी, 1 हो जाएगी, लाइक सीजियम क्लोराइड, जैसे कि सीजियम क्लोराइड में होता है। अब अगर मान लो कि इन केस ऑफ आयनिक कंपाउंड A plus B minus type having FCC structure, having face centered cubic closed structure, तो ऐसे में जो एज लेंथ होगी, एज लेंथ ये किसके बराबर हो जाएगी? ये हो जाएगी 2 into डिस्टेंस बिटवीन A plus ion and B minus ion। तो जो एज लेंथ मिलेगी वो 2 into डिस्टेंस बिटवीन A plus ion और B minus ion के बराबर हो जाएगा, तब जाके एज लेंथ आपको मिलेगा और तब आप क्या कैलकुलेट कर पाओगे? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो अभी NaCl के लिए ऐसा हो गया। तो ऐसे कंडीशन में अगर मान लो हमें m कैलकुलेट करना हो, m इक्वल टू कितना हो जाता है? रो इंटू कितना? a क्यूब इंटू कितना? Na, इसके बराबर m इक्वल टू रो इंटू a क्यूब इंटू Na अपॉन कितना? z। अगर हमें a कैलकुलेट करना हो तो कैसे कैलकुलेट कर लेंगे? z इंटू m अपॉन रो इंटू Na का होल टू द पावर 1/3, इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे। अगर Na कैलकुलेट करना हो Na, तो दैट इज इक्वल टू z इंटू m अपॉन रो इंटू a क्यूब। इस तरह से हम लोग Na को कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं एक ही फॉर्मूले के, जिनके द्वारा हम लोग कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो फटाफट इसको नोट कर लीजिए। अभी एक चीज और बची हुई है जिसको हम लोगों को जानना है, और वो है क्या चीज? हम लोगों को परसेंटेज ऑक्यूपेंसी जानना है कि परसेंटेज ऑक्यूपेंसी क्या होता है। और इसी के साथ फिर ये यहां से खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग बात करेंगे इनके स्ट्रक्चर की। और फटाफट इसको नोट करिए, जल्दी करिए, फिर मिटाएं। चलिए बिठा ले। आइए, परसेंटेज ऑक्यूपेंसी। परसेंटेज ऑक्यूपेंसी क्या चीज होती है? क्यों बात आती है परसेंटेज ऑक्यूपेंसी की? परसेंटेज ऑक्यूपेंसी है क्या चीज? इसे कहते हैं परसेंटेज ऑक्यूपेंसी। देखो, चाहे किसी भी यूनिट सेल की डेंसिटी को हम लोग कैलकुलेट करें, तो हम लोग डेंसिटी को कैलकुलेट करते समय ये मानते हैं कि इस यूनिट सेल के जितने भी लैटिस पॉइंट्स हैं या जितने भी रीजन है वो कंप्लीटली फिल्ड अप है, कंप्लीटली फिल्ड अप है, ऐसा हम मान के चलते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही यूनिट सेल के लैटिस पॉइंट्स में जगहें खाली रह जाती हैं, वहां पे कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स नहीं होता है। तो इस सिचुएशन में हम जो उसकी डेंसिटी निकालते हैं, तो कैलकुलेटेड डेंसिटी एक्सपेरिमेंटल डेंसिटी से कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी।
अपने आप ऐसा हो जाता है। तो एग्जैक्टली कितना है उसी को हम लोग परसेंटेज ऑक्यूपेंसी कहते हैं कि रियल में उस यूनिट सेल के अंदर कितना परसेंट पोर्शन उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के द्वारा कवर अप है, रियल में कितना है। जो हमने कैलकुलेशंस किया उस कैलकुलेशंस के आधार पे हमें कुछ और वैल्यू मिलेगी, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कुछ और मिल रही है। तो इन दोनों के बीच का जो अंतर है उस चीज को खत्म करने के लिए हम लोग क्या कहते हैं उसको कि परसेंटेज ऑक्यूपेंसी क्या है। तो परसेंटेज ऑक्यूपेंसी हम लोग किसे कहेंगे कि परसेंटेज जो ऑक्यूपेंसी होगी वो हमें कैसी मिलेगी कि जो एक्सपेरिमेंटल डेंसिटी है और जो हमारी कैलकुलेटेड डेंसिटी है इन दोनों के बीच का डिफरेंस खत्म हो जाए। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई। तो थ्योरेटिकल या एक्सपेरिमेंटल डेंसिटी जो ऑब्जर्व की जाती है वो अज्यूम्शंस होती है, वो केवल एक आइडिया होता है, क्योंकि सभी जो भी हम लोग कैलकुलेशंस करते हैं वहां पे ये मान कर करते हैं कि जितने भी लैटिस पॉइंट्स हैं वो सबके सब फील्ड हैं। और देखने पे क्या मिलता है कि एक्सपेरिमेंटल डेंसिटी जो हो जाती है वो हमेशा कैलकुलेटेड डेंसिटी से क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ऑन ऑब्जर्वेशन it has been found that experimental density is always less than calculated डेंसिटी। एक्सपेरिमेंटल डेंसिटी जो है वो हमेशा कैलकुलेटेड डेंसिटी से कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। किसके लिए? फॉर एन आइडल क्रिस्टल, किसी भी आइडल क्रिस्टल के लिए। तो इट इंडिकेट that some lattice points are unoccupied। इससे ये पता चल जाता है कि कुछ लैटिस पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो अनऑक्युपाइड होते हैं, जिसमें जगह खाली होती है। तो इस तरह से परसेंटेज ऑक्युपेंसी that is equal to rho experimental upon rho calculated into कितना 100। rho एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन मिला और जो हमने कैलकुलेट किया था इन दोनों का रेशियो इनटू कितना 100, दैट इज नोन एज परसेंटेज ऑक्युपेंसी। इसी को परसेंटेज ऑक्युपेंसी कहते हैं। तो इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब कुछ चीजें हैं जो शॉर्टकट आपको फटाफट याद रख लो। देखो, कैलकुलेशंस ऑफ एटॉमिक रेडियस फटाफट एक लाइन में डाल लें। जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होगा इसके लिए, एफसीसी के लिए, बीसीसी के लिए, तीनों के लिए तो सिंपल के लिए कितना होता है r इक्वल टू a बाई 2। यहाँ a क्या है, a इज लेंथ। एफसीसी के लिए हम लोगों ने पढ़ा था r इक्वल टू a अपॉन 2 और बीसीसी के लिए r इक्वल टू a रूट 3 अपॉन 4 हम लोगों ने पढ़ा था। तो ये एक लाइन में याद रखिए। आयनिक रेडाई अगर कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेशन ऑफ आयनिक रेडाई को हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो एफसीसी के लिए आयनिक रेडाई और बीसीसी के लिए, दोनों के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। आर कैटायन प्लस आर एनायन दैट इज इक्वल टू a बाई 2 एफसीसी में, और बीसीसी के लिए आर कैटायन प्लस आर एनायन दैट इज इक्वल टू a रूट 3 बाई 2। ये कर सकते हैं हम लोग। इसके साथ साथ अगर एज लेंथ कैलकुलेट करना है
कैलकुलेशन ऑफ एज लेंथ, अगर एज लेंथ कैलकुलेट करना है तो भी हम लोग एक लाइन में याद रखेंगे। कैसे? सिंपल क्यूबिक के लिए, सिंपल क्यूबिक के लिए एज लेंथ कैसे निकाल सकते हैं? a इक्वल टू, देखो सिंपल क्यूबिक में कितना होता है? केवल 1 होता है। z की वैल्यू 1 इंटू m अपॉन रो इंटू कितना? na का होल टू द पावर 1/3। अगर हमें fcc के लिए निकालना है तो fcc के लिए भी निकाल सकते हैं। fcc में z की वैल्यू कितनी होती है? 4, तो 4 इंटू m अपॉन कितना हो जाएगा? रो इंटू na दैट इज टू द पावर 1/3। और अगर bcc के लिए निकालना है तो bcc के लिए निकाल सकते सिंपली z इंटू m अपॉन z की वैल्यू कितनी हो सकती है? 2 हो सकती है, तो 2 लिख लो। bcc के लिए z की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो z इंटू m अपॉन रो इंटू na टू द पावर कितना? 1/3। तो ये कुछ शॉर्टकट फॉर्मूले हैं जिनका यूज आप अपने कैलकुलेशंस में कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इतना ही आज के इस लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे सोडियम क्लोराइड और सीजियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर के साथ, और उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि प्रॉपर्टीज क्या होती है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की। तब तक आप इन सारी चीजों को प्रिपेयर करिए। डेंसिटी के बेस्ड ऑन, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल के बेस्ड ऑन बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको सॉल्व करिए फटाफट, ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करिए ताकि आपके कैलकुलेशंस फास्ट हो सके, और अपनी कॉपी पे इन सारी चीजों को नोट्स बनाते रहिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड और सीजियम क्लोराइड को लेकर के। तेरी कूलनेस का स्वैग कहीं लो ना हो जाए, तेरी लाइफ की स्पीड कहीं स्लो ना हो जाए। तेरी कूलनेस का स्वैग कहीं लो ना हो जाए, तेरी लाइफ की स्पीड कहीं स्लो ना हो जाए। जरा ध्यान से सुनो ना, फिर बाद में ना रोना। थोड़ी केयर तो करो ना, हाथ अच्छे से धोना। लेट्स रॉक